ये वीडियो हम लोग के बीकॉम स्टूडेंट थर्ड वालों की है, बैंकिंग ऑपरेशन। ये आप लोग की वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो में ये वाले टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब वीडियो समझने से पहले आप लोग को पहले बैंक का मतलब समझना चाहिए। बैंक का मतलब क्या होता है पहले तो देखिए, जो बैंक है वो एक तरीके से बैकबोन है किसकी, हम लोग की कंट्री की इकोनॉमी की। अब इसमें होता क्या है कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और लोन को देते हैं। बेसिकली तो ये दो ही काम होते हैं बैंक के। बैंक के भी कई सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहले आता है एक्ट एज ए इंटरमीडिएटर। इसका मतलब होता है कि बैंक एक तरीके से बीच में वर्क कर रहा है। मतलब जैसे एक तरीके से आप हो गए, आपको कोई ट्रांजेक्शन करवाना है तो बैंक क्या करेगा, आपके बिहाफ पर क्या करेगा, ट्रांजेक्शन करवाएगा। यानी कि एक तरीके से इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है वो, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे आपको पता है कि बैंक का काम क्या होता है, लोन को देना होता है। अब लोन को देने से क्या होगा कि कोई दूसरा आदमी अपना व्यापार शुरू करेगा, व्यापार शुरू करने से वो प्रोडक्शन करेगा तो वो क्या होगा, इकोनॉमी को डेवलप करेगा अपनी, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आप लोग का कि कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कैपिटल को बनाना, दोहरा करना, जैसे मल्टीप्लाई करना। जैसे कि बैंक क्या करती है, आपने कोई रुपए डाले उसको क्या करती है, वो दूसरे को लोन देके उसको डबल कर देती है। तो एक तरीके से क्या हुआ, वो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद अगला आता है आप लोगों का सर्विस टू बिजनेस। देखिए बिजनेस को क्या क्या सर्विस मिलती है, जैसे चेक हो गई या इंटरनेट बैंकिंग हो गई या कोई सॉफ्टवेयर हो गया। ये बैंक क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है, जिससे आप क्या कर सकें, उस ट्रांजेक्शन को या उस फैसिलिटी को यूज कर सकें। इसके बाद अगला आता है आप लोग का कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, कि आपकी सेविंग की हैबिट को डलवाता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करो अपना। इसके बाद आता है फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि अगर आपको बाहर से कोई सामान खरीदना है तो उसकी पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा, क्योंकि आपके पास तो डॉलर नहीं है ना, लेकिन बैंक इंटरमीडिएटर है तो वो फॉरेन ट्रेड को करवा सकता है। बैंक के भी कई सारे टाइप होते हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहले होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या काम करता है, नोट को छापता है, सारी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। कौन होता है, आरबीआई होता है, नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा होता है आप लोगों का कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का मतलब होता है कि जैसे आपको बताया था हमने कि जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे और लोन को दे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग कि कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। लेकिन इनका वर्ल्ड कॉमर्शियल का मतलब ही यही हुआ कि कुछ पैसा कमाने के लिए ही ये काम कर रहे हैं, ठीक। अब इनके भी कई सारे टाइप होते हैं। जैसे हो गया आप लोग का प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे कि आप लोग के आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब कौन होती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक होती हैं। दूसरा हो गया आप लोग का पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे कि इंडियन बैंक हो गई, एसबीआई होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, पीएनबी हो गई, ये सब कौन होती हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक होती हैं। तीसरा होता है आप लोग का रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी। आरआरबी का क्या काम होता है, आरआरबी एक तरीके से गांव की बैंकें होती हैं। मतलब अगर गांव के विकास के लिए या गांव में लोग सेविंग ज़्यादा करें और लोन लेके अपना व्यापार शुरू करें, उसके लिए कौन सी बैंक होती है, आरआरबी होती हैं। इसके बाद फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक का मतलब जैसे बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, सिटी बैंक हो गया, या नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक हो गया। ये सब कौन होती है, आप लोग की फॉरेन बैंक्स होती हैं। इसके बाद थर्ड टाइप की बैंक आती है आप लोग की कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक का क्या मतलब होता है, देखिए कोऑपरेटिव बैंक जो होती है वो एक तरीके की नॉन प्रॉफिटेबल बैंक रहती है। मतलब इनका काम पैसा कमाना डायरेक्टली नहीं होता है, और साथ ही साथ ये छोटे बिजनेस या जो छोटे किसान होते हैं उनके लिए ज़्यादा होता है। ये एक तरीके की नॉन शेड्यूल्ड बैंक होती हैं, मतलब आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन इनके अंदर नहीं लगते, ठीक। इसके बाद चौथा आ जाता है आप लोग का पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक के उदाहरण आप लोग कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, या एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, या जियो पेमेंट बैंक हो गया। ये कौन होती है, पेमेंट बैंक्स होती हैं। इसके बाद अगला आ जाता है हम लोग के टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट कौन कौन से होते हैं। देखिए बैंक अकाउंट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, जहां पर नॉर्मल हम लोग को क्या मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन इसमें लिमिट होती है कि आप उतना ही पैसा डाल सकते हो, उतना ही निकाल सकते हो। ये क्यों बना, जिससे हम लोग की सेविंग की हैबिट बन सके, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेविंग बैंक बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती है, ना ही कोई इंटरेस्ट मिलता है। बस इसमें क्या रहता है कि आप कितना भी पैसा डाल सकते हो, कितना भी निकाल सकते हो। ये ज़्यादातर बिजनेसमैन लोग यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद अगला आता है हम लोग का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट यानी कि एफडी। एफडी का क्या मतलब होता है कि आप लोग कुछ पैसा एक साथ जमा कर दो और उसके बाद क्या मिलता है आपको, वो समय जब खत्म हो जाता है तब आपका पैसा मिल जाएगा और आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। इसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी कि आरडी। आरडी का मतलब थोड़ा कम लोगों ने सुना होगा। देखिए आरडी का मतलब क्या होता है, पहले एफडी का मतलब क्या है, एफडी का मतलब है 1 लाख रुपए एक साथ जमा कर दिए, वो क्या हो गया, एफडी हो गया। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, महीनों में भी पैसे दे सकते हैं अलग अलग, जैसे 10-10 हज़ार रुपए आपने हर महीने दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आप लोग का आरडी। आरडी का मतलब क्या होता है, हर महीने भी आप पैसा जमा करवा सकते हैं, और एक काम किसका करेगा, एफडी का करेगा, ठीक है। इसके बाद सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट का मतलब जो नॉर्मल एम्प्लॉय लोग का खुलता है। सैलरी अकाउंट के अंदर उनकी सैलरी क्या होती है, क्रेडिट होती ही आके, उन्हें क्या बोलते हैं, सैलरी अकाउंट बोलते हैं, जिससे उनका मैनेजेबल थोड़ा अकाउंट हो जाए। अब बैंक जो आप लोगों ने टाइप देखे उनमें कुछ कुछ चीजें आप लोगों को मैं
में बहुत काम किए हैं। सबसे पहले आता है लोगों का कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक को हमने अभी आपको बताया था कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे और लोन को दे। इसमें उनका काम क्या होता है कि आपका पैसा जो आपने डिपॉजिट किया है वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि लोन के फॉर्म में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, बाद में जिसने लोन लिया वो क्या देगा, इनको इंटरेस्ट देगा और ये हम लोग को थोड़ा सा परसेंटेज देंगे हम लोग के सेविंग अकाउंट के अंदर। ये कौन है आप लोग की, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के भी कई सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहला है आप लोग का प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी के अंदर पहला हो गया आप लोग का एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे। कैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, पहला करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी इंटरेस्ट ना मिले आप लोग को, उसे क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट बोलते हैं। अब ये ज्यादातर बिजनेसमैन लोग ओपन करवाते हैं। दूसरा हो गया आप लोग का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का मतलब होता है जैसे एफडी हो गया। एफडी का मतलब होता है कि आप एक साथ पैसा सारा जमा कर दो और उसके बाद क्या मिले आपको, हाई इंटरेस्ट मिले। इसमें आप पैसे को बार बार निकाल नहीं सकते हो, एक बार डाल सकते हो। इसके बाद आप लोग का हो गया सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है कि जब आप कुछ लिमिट में पैसा जमा कर सको और कुछ लिमिट में ही पैसा निकाल सको। इसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलता है लेकिन एफडी से कम मिलता है। इसके बाद दूसरा टाइप आ जाता है आप लोग का एडवांसिंग ऑफ लोन। एडवांसिंग ऑफ लोन का मतलब बैंक आपको लोन भी देती है लेकिन किस किस टाइप से दे रही है। सबसे पहला आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, जैसे शेयर पे लेना, डिबेंचर पे लोन लेना, जो एक साल से ज्यादा के लिए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कैश क्रेडिट बोलते हैं। दूसरा हो गया आप लोग का डिमांड लोन। डिमांड लोन का मतलब होता है कि ऐसे बिजनेसमैन जिनकी रेपुटेशन अच्छी है या जिनकी क्रेडिट वर्थनेस अच्छी है उनको लोन मिलेगा तो उनको क्या बोलते हैं, डिमांड लोन बोलते हैं। लेकिन डिमांड लोन के अंदर होता यह है कि बैंक जब भी चाहे तो वो अपने पैसे को रिकॉल कर सकती है, मतलब वो अपने पैसे को दोबारा मांग सकती है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिमांड लोन बोलते हैं। तीसरा हो गया आप लोग का शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब जो एक साल से कम के लिए रहे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। जो हम लोग लेते हैं वो एक तरीके से क्या हुआ, शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। जो महीनों के लोन लेते हैं हम लोग, 3 महीना 6 महीना इस टाइप से जो लोन लेते हैं उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन। इसके बाद अगला फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर क्या बैंक और भी काम करती है जो हम लोग को कुछ चीजें पता है कुछ नहीं पता है। पहला हो गया आप लोग को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है कि जब आप लोग को मतलब एक लिमिट से ज्यादा पैसा जब निकाल लें तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, देखिए अगर हमने 1 लाख रुपए की चेक फाड़ के दे दिया लेकिन मेरे खाते में 99,000 ही है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो 99,000 है बैंक क्या करेगा, बैंक तो फिर ये कहना चाहिए ना बैंक को कि आपके खाते में कम रुपए हैं, पेमेंट नहीं हो सकती है, लेकिन बैंक क्या करेगी, पूरी की पूरी 1 लाख की पेमेंट कर देगी उस इंसान को जिसको हमने चेक फाड़ के दिया है। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है, देखिए ये तब हो सकता है जब आप लोग का करंट अकाउंट हो, आप एक बिजनेसमैन हो और आपकी रेपुटेशन वहां पर बचाने के लिए बैंक क्या करती है, वो पैसा प्रोवाइड करवा देती है उस पर्सन को। बाद में क्या होता है, वही पैसे का जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक आपसे वसूलती है, फ्री में कुछ काम नहीं होता। इसके बाद अगला होता है आप लोग का डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है, पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझिए। जैसे कि देखिए एक होता है सेलर, एक होता है बायर। ये लोग जब आपस में क्रेडिट का ट्रांजेक्शन मतलब उधार का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो बदले में कुछ इनको लिखना पड़ेगा ना कि इतनी तारीख को ये इतना पैसा दे देंगे रिटर्न फॉर्म में, तो उसे क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक तारीख लिखी होती है ना कि इतनी तारीख को ही पैसा देना है, लेकिन अगर सेलर को तारीख से पहले पैसा चाहिए तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो जाएगा बैंक के पास, बैंक के पास जाएगा, अपना बिल देगा, वो कहेगा ये बिल पकड़िए और आप अपना चार्ज काट लीजिए और बचे हुए पैसे हमको दे दीजिए। मतलब क्या हुआ, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। के बाद अगला आता है एजेंसी फंक्शन की बैंक एज ए एजेंट भी वर्क करती है। जैसे कि अगर हम मेरी कोई मान लीजिए ईएमआई है वो पे करनी, तो बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप इतनी तारीख को इतना पैसा ईएमआई को पे करते रहिए, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से एजेंसी फंक्शन हो गया। अब एजेंसी फंक्शन भी कई टाइप के होते हैं। एक हो गया आप लोग का ट्रांसफर ऑफ फंड की फंड को इधर से उधर भेज सकता है आपके कहने पर। दूसरा हो गया कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। अब जैसे अगर मान लीजिए हमने चेक किसी को दिया तो वो पेमेंट करवाएगा, या चेक हमको मिला तो वो हमको पेमेंट करेगा, तो ये क्या है, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। इसके बाद परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी या फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं हम लोगों ने डॉलर खरीदा या कोई भी अदर करेंसी खरीदी, तो बैंक उसको खरीदने का और बेचने का भी काम करती है। अगला आपको इनकम टैक्स कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने बैंक से कह दिया कि आप साल भर का हमारा जो टैक्स है उसको कैलकुलेट करके आप लोग ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लीजिए, मतलब काट लीजिए, तो वो काम भी कौन कर सकता है, बैंक कर सकता है। अब ऐसे आप करेंगे या आप करेंगे थोड़ी आपकी ज़्यादा हेडेक होगी, और अगर बैंक कर देगा आपके लिए वही चीज़ तो फिर वो सर्विस हुई ना एक
तरीके से। इसके बाद ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, मतलब बैंक के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, उसे क्या बोलते हैं ट्रस्टी। और एग्जीक्यूटर का मतलब होता है कि आपके बिहाफ पर काम करेगा, तो उसे क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटर बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है आप लोग का लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है मान लीजिए हम इन्वेस्टर है, मेरे पास पैसा है और एक पर्सन वो जिसको वो पैसा चाहिए, तो बैंक क्या करेगा उनको लिंक करवाने का काम करेगा। बैंक क्या करेगा रेफरेंस देगा उनको कि ये पर्सन है, ये आपकी मदद कर सकता है, ठीक। तो अब इससे बैंक को क्या फायदा होता है, देखिए दोनों बैंक मतलब हमारा बैंक खाता और उस पर्सन का बैंक खाता उसी बैंक में होगा ना, तो बैंक को ही तो फायदा हो रहा है उससे। ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे तो उसमें बैंक को फायदा होगा, इसके लिए बैंक क्या करता है हम लोग को जोड़ता है, मतलब मिलवाता है। इसके बाद चौथे टाइप का फंक्शन आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी का मतलब होता है कि ये कुछ चीज़ें आपको पता है, कुछ इसमें नहीं पता होंगी। एक होता है आप लोग को लॉकर फैसिलिटी, आपको पता है कि जैसे ज़मीन के कागजात रखवा देना या लोन जो होता है जो आप लोग का या गोल्ड या सिल्वर जो भी है वो आपके तिजोरी में रखवा देना, तो ये क्या होता है लॉकर फैसिलिटी आपको देता है। दूसरा है ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक तब इशू होता है जब आप किसी दूसरे देश में जाएं और आपके पास वो करेंसी ना हो, तो आप ट्रैवलर्स चेक के जरिए क्या कर सकते हैं पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये आज की डेट में बहुत कम हो गया क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ने पूरा घेर लिया है सब कुछ। इसके बाद आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि इसमें बैंक लिख के देता है कि आपकी क्रेडिट वर्थनेस कितनी है, मतलब आप लोन ले भी सकते हो नहीं ले सकते हो, तो उससे क्या बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, ठीक। इसको लेने से ये रहता है कि आप पता लग जाएगा ना दूसरी बैंकों की आप पैसे चुकाते हो कि नहीं चुकाते हो टाइम पे। इसके बाद आता है आप लोग का कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स। कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स का मतलब होता है कि जैसे हम लोग के पासबुक में हमारे सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, वैसे ही बैंक क्या करता है सेम यही काम करता है कि वो स्टैटिक्स को आपकी बताता है, मतलब आपने कब कितना ट्रांजेक्शन किया है, किसको किया है, कितने टाइम पे किया है, ये क्या है स्टैटिक्स है, मतलब डेटा है आपका। बैंक क्या करता है इसको सुरक्षित रखता है और जरूरत पड़ने पर वो काम आता है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है हम लोग का सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का क्या मतलब होता है कि एपेक्स सुप्रीम, सबसे बड़ी बॉडी, मतलब इससे बड़ा कोई बैंक नहीं है। अब इनका काम क्या होता है सारी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, ठीक, सबको इंस्ट्रक्शन देना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, करेंसी को छापना, ये सारा काम कौन करता है आरबीआई करता है। अब देखिए सेंट्रल बैंक के भी कई सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहला आता है करेंसी अथॉरिटी यानी कि बैंक ऑफ इशू, कि वो नोट को छापता है, ठीक, यानी कि वो नोट तो छापता है लेकिन वो 1 रुपए के सिक्के, मतलब या सिक्के कोई भी हो या 1 रुपए की नोट हो गई तो उसको कौन छापेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापेगा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करेगा उसको पूरा छापेगा, सारा काम करेगा, मतलब गवर्नमेंट करेगी उसको काम। और बाकी जो बचे हुए नोट होंगे उसको कौन करेगा करेंसी अथॉरिटी, मतलब यानी कि आरबीआई करेगी। इसके बाद आता है बैंकर टू गवर्नमेंट, कि जैसे हम लोग के लिए कौन सी बैंक होती है कमर्शियल बैंक होती हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट के लिए कौन बैंक है आरबीआई है, मतलब गवर्नमेंट को लोन लेना तो कहाँ जाएगी वो आरबीआई के पास जाएगी। इसके बाद बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, मतलब बैंकों का भी बैंक और कौन सुपरवाइजर, मतलब उससे भी बड़ा। अब यहाँ पर क्या आता है कि जैसे जो बैंक होती है उनको देखरेख करने का काम, उनको निर्देश देने का काम, मतलब इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करेगा आप लोग के सेंट्रल बैंक करेगी यानी कि आरबीआई करेगी। इसके भी कई सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहला आता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। इसका मतलब होता है कि कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का मतलब होता है कि कुछ पैसा ऐसे रिजर्व आरबीआई अपने पास रखती है, किसका कमर्शियल बैंक का, जिससे आगे चल के अगर कोई दिक्कत आन पड़े तो फिर वहां से क्या दिया जाए पैसा दिया जाए। कस्टोडियन का क्या मतलब होता है सेफली आपका पैसा कहीं पर रखा हो, उसे क्या बोलते हैं कस्टोडियन बोलते हैं। इसके बाद लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसका मतलब होता है कि जब कोई कमर्शियल बैंक अपने आखिरी पड़ाव पर रहती है, मतलब वो बैंकरप्सी पे आ जाती है या नुकसान हो जाता है उसको, तो पैसा लेने के लिए कहाँ जाएगी आरबीआई के पास जाएगी, या वो कहेगी या तो आरबीआई हमको लोन दे दे या तो मेरे पैसे वापस कर दे। पैसे वापस कर देने का मतलब वही कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व जो अपने पास रखे थे उन्होंने। इसके बाद आता है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है कि जैसे हम लोग के अकाउंट का सारा सेटलमेंट और पेमेंट और सारा मैनेज करने का काम कौन करता है कमर्शियल बैंक, ऐसे कमर्शियल बैंक का भी खाता और सारा अकाउंट का सेटलमेंट कौन करता है आरबीआई करती है, ठीक है। इसके बाद आता है आप लोग का कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि अब देखिए मनी सप्लाई का मतलब हमने इस समय आपको थोड़ा पहले भी बताया था कि जो मनी जो आ रहा है अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या अगर कम आ गया तो भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश करेंगे, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, बराबर होना चाहिए। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट के भी कई सारे टाइप होते हैं। एक होता है आप लोग का रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब रीपर्चेज रेट। यहाँ पर क्या होता है कि जब कमर्शियल बैंक को रुपए चाहिए होते हैं तो किससे लोन लेगा आरबीआई से लोन लेगा, तो जो रेट तय होगा ब्याज दर तय होगा उसको क्या बोलते हैं रेपो रेट बोलते हैं। वही इसका उल्टा आप लोग का बैंक रेट का क्या मतलब होता है कि जब कमर्शियल बैंक अपना पैसा कहाँ पर रखें आरबीआई के पास रखें और जो ब्याज तय करें उसे क्या बोलते हैं हम लोग बैंक रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट का मतलब होता है कि जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले, और दूसरा हो गया आप
लोग का कि जब सेंट्रल बैंक आप लोग का कॉमर्शियल बैंक से लोन ले तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बैंक रेट बोलते हैं। अब देखिए जो आप लोग का आरबीआई है, आरबीआई नोट छापने पर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। अगर उसके पास रुपए कम पड़ेंगे तो वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेच देगा या कॉमर्शियल बैंक से क्या कर देगा, लोन ले लेगा, वो अपना काम चलाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आप लोग का ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो आरबीआई होता है उसको जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को कभी भी बेच सकता है। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। और खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है और खरीद भी सकता है, उसे क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है आप लोग का लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मान लेते हैं आपने 100 रुपए डिपॉजिट किए, 800 रुपए क्या कर दिए, लोन चढ़ा दिए, 200 रुपए क्या है आपके पास रिजर्व पड़े हैं खाते में। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि आपके 1000 में से 800 रुपए किसी को लोन दे दिए गए हैं, 200 रुपए आपके खाते में पड़े हुए हैं। ठीक, तो ये जो 200 रुपए आपके खाते में पड़े हुए हैं इसमें क्या होगा, ये 200 में से 100 रुपए कहाँ चले जाएंगे, आरबीआई के पास एज अ रिजर्व, जिसको क्या बोलते हैं, सीआरआर, मतलब कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ठीक है, और बचा हुआ जो 100 रुपए उसे क्या बोलते हैं, एसएलआर, मतलब लिक्विडिटी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब क्या रहता है कि जब कमर्शियल बैंक वो पैसा अपने पास रखे तो उसे क्या बोलते हैं, एसएलआर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को मेरे डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है आप लोग का मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन चाहिए, आपके पास 1 लाख की कोई बिल्डिंग थी और आपको 1 लाख का क्या चाहिए, लोन चाहिए, तो आप यही तो करेंगे ना कि उस 1 लाख की बिल्डिंग का क्या करेंगे, गिरवी रखेंगे और बदले में लोन लेंगे। तो बैंक क्या करेगा, आपको उसके बदले में 80,000 ही देगा। मतलब 1 लाख का जब आप कोई सिक्योरिटी देंगे तो बदले में आपको 80,000 रुपए क्या बैंक दे रहा है, लोन दे रहा है। 20,000 जो बचे ना बीच में, उसे क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब कुछ पैसा बैंकों को एक्स्ट्रा भी तो रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए पैसा आप ना दे पाए तो ऐसे कैसे बैंक रिकवर कैसे करेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट की जो रेट होती है तय कौन करता है, आरबीआई तय करता है उसकी। अब ये तय क्यों हो रहा है ये भी समझ लीजिए। अगर तय ना करे आरबीआई तो फिर कॉमर्शियल बैंक तो कितना भी पैसा बना सकती हैं। अब ऐसे तो बैंक जो कॉमर्शियल बैंक होती है वो कितना भी लोन देने लग जाए सबको। अगर ज़्यादा लोन दे देंगे तो आपको पता है कि मनी ज़्यादा हो जाएगा कहाँ पर, इकोनॉमी के अंदर। और अगर इकोनॉमी के अंदर मनी ज़्यादा हो गया तो क्या बढ़ेगा, इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। इसके बाद अगला आता है आप लोग का कि जो हम लोग का बैंकिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर वो कैसे बना है। देखिए आरबीआई हो गई, कॉमर्शियल बैंक हो गई, कोऑपरेटिव बैंक हो गई या कोई भी डेवलपमेंट बैंक हो गई, ये जब आपस में मिली तब जाके क्या बना, हम लोग का बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया बना। ये बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया बनने का यही कारण था जिससे लोग की फैसिलिटी को ज़्यादा दिया सके, बैंकिंग फैसिलिटी। इसके बाद अगला आता है आप लोग का मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब होता है, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मनी फ्लो को या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करना, अब एक बात बताइए, अगर लोन लोग ज़्यादा लेने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा, मार्केट में पैसे ज़्यादा आ जाएगा, और अगर मार्केट में पैसे ज़्यादा आएगा तो पैसे की कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का होता है। मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है कि आरबीआई क्या करती है कि अगर जैसे लोन का रेट होता है, लोन का रेट अगर ज़्यादा होगा तो लोन लोग कम लेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख का लोन आपको लेना है, उसमें मान लीजिए 10% ब्याज आपसे आरबीआई ले रही है, ठीक, अभी नॉर्मल। अब अगर मनी फ्लो ज़्यादा हो जाता है, मतलब मार्केट में मनी अगर ज़्यादा हो जाती तो फिर आरबीआई क्या करेगी, इस 10% के रेट को 15% कर देगी। अब आप लोन लेंगे नहीं, क्योंकि अब रेट ज़्यादा हो गया है। इसके लिए क्या हो गया, ये मनी सप्लाई को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। किससे, इस रेट से। ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है, पूरा मॉनेटरी पॉलिसी को पूरा बनाती है। जैसे बजट जब आता है तो मॉनेटरी पॉलिसी भी उसमें लिखी होती है कि उसका दर कितना होगा। ठीक, बजट में सब चीज़ें पहले तय रहती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के भी कई सारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला आता है लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब होता है, अब देखिए मनी सप्लाई यानी कि आपको कितना लोन देना है कितना नहीं देना है, जब आप ये तय कर लोगे तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। पर कैसे होगी, अगर मान लीजिए मार्केट में मनी नहीं है तो फिर जो आरबीआई क्या करेगी, जो ब्याज दर है उनको कम कर देगी, लोन के जो ब्याज दर है उनको कम कर देगी, जिससे लोग ज़्यादा लोन ले सकें और ज़्यादा बिजनेसेस खुलें। ज़्यादा बिजनेसेस खोलेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा। इसके बाद अगला आता है आप लोग का इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जैसे अगर ज़्यादा व्यापार खोलेंगे तो उससे क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की वेल्थ भी बढ़ेगी। वेल्थ का मतलब संपत्ति बढ़ेगी। इसके बाद अगला आता है प्राइस स्टेबिलिटी इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता क्यों है, जब करेंसी ज़्यादा हो जाती है तब क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का होता है। इसके बाद आता है आप लोग का एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि $1 की कीमत क्या होगी,
रुपीज़ में। जैसे कि $1 की कीमत मान लेते हैं 80 है, तो ये कीमत को स्टेबल मतलब बराबर करने का काम भी कौन करता है, आप लोग का मॉनेटरी पॉलिसी ही करती है। ठीक है, आप देखिए ऐसे उतार चढ़ाव बहुत होते हैं करेंसी में, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, ये स्टेबल रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जहां पर आप बाहर से कितना सामान ले रहे हो या बाहर कितना सामान दे रहे हो, उसका ट्रांजेक्शन सारा इसमें रिकॉर्ड होता है। उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब यहाँ पर ज़्यादा माल खरीद रहे हो, यहाँ की करेंसी बाहर जा रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये डेफिसिट हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है देश का। या फिर दूसरा इसका पहलू कौन सा होगा, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब जब आप माल यहाँ से बाहर भेज रहे हो तो बाहर वाला आपको पेमेंट करेगा, तो वहाँ की करेंसी क्या होगी, यहाँ आएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देश का फायदा हो रहा है, यानी कि सरप्लस हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अगर बाहर का पैसा यहाँ पर आएगा तो इससे हमारा रिजर्व क्या होगा, बढ़ेगा। ये रिजर्व को क्या बोलते हैं, फॉरेन रिजर्व बोलते हैं। फॉरेन रिजर्व बनने से क्या होता है कि देश थोड़ा मजबूत होता है, और अगर मान लीजिए कि आगे चल के कोई भी पेमेंट करनी है तो उन्हीं की करेंसी को उन्हीं की करेंसी में पेमेंट कर देंगे, मतलब हमको अपने आके गांधी जी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आप लोग का कि ई बैंकिंग क्या होती है। ई बैंकिंग का मतलब आप लोग को पता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। जैसे कि हम लोग इंटरनेट के जरिए कोई भी ट्रांजेक्शन को करें या इलेक्ट्रॉनिकली की कोई भी ट्रांजेक्शन को भेज दें या रिसीव कर लें, तो उससे क्या बोलते हैं, ई बैंकिंग बोलते हैं। कौन कौन सी तरीके की ई बैंकिंग हो सकती है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई, आप लोग का EMI भी आजकल के ऑप्शन बहुत आ रहे हैं ऑनलाइन, और इसके बाद आप लोग इंटरनेट बैंकिंग हो गई, UPI हो गई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसे हम बोलते चले जाएंगे। ये क्या है, आप लोग का ई बैंकिंग है। ठीक है, ई बैंकिंग के भी कई सारे इंपॉर्टेंस हो सकते हैं कि 24/7 अवेलेबल रहती है। यहाँ पर एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है, मतलब वैसे कैश के ट्रांजेक्शन से ज़्यादा आसान होता है। ठीक, तीसरा हो गया आप लोग का कि इसका मैनेजमेंट करना भी सरल है, जैसे कि आप कब कितना ट्रांजेक्शन करे हो, ये सब चीज़ उसमें नोट डाउन होती है और उसको कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक, तो ये क्या है आप लोग के ई बैंकिंग के क्या है इंपॉर्टेंस है। इसके बाद अगला आता है हम लोगों का कि सरफेसी एक्ट क्या होता है। देखिए, सरफेसी एक्ट के पहले यानी कि 2002 के पहले क्या होता था कि अगर कोई भी लोन आपने लिया है, मान लीजिए होम लोन लिया है, तो बैंक क्या करती है, अगर कोई भी पर्सन ने वो पैसा नहीं दे पाया है तो बैंक उससे रिकवर नहीं कर पाती थी। मतलब उनके पास कोई राइट नहीं होता था कि आप उनकी एसेट्स को सीज कर दो या कुछ नीलाम कर दो, ऐसा कुछ उनके पास राइट नहीं होता था। तो इसमें होता क्या था कि लोग इसका फायदा उठा रहे थे। इसके बाद क्या आया, सरफेसी एक्ट आया। इसने क्या किया, इसने जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थी, मतलब जो लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं उनकी एसेट्स को क्या बोल दिया गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल दिया गया। ठीक है, तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर क्या करा गया, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया और उनको नीलाम करके बैंक ने क्या कर दिया, अपने पैसे ले लिए। ये एक्ट के तहत ये सारी चीजें हुई और ये एक्ट ने इनको पावर दे दिया। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो ये देखिए काफी बड़ा नाम है, आप लोग याद करिएगा आराम। इतना लंबा नाम नहीं सर, दिस इज ओनली माय पेट नेम सर, जूता निकलो से। तो इसका भी कुछ फंक्शन होते हैं। सबसे पहला आता है आप लोग का कि डेप्ट रिकवरी करना, कि इनका मेन काम क्या रहता है कि जो भी कर्जा जिसने लिया है वो कर्जा रिकवर करवाना। दूसरा है एसेट्स मैनेज करवाना। एसेट्स मैनेज करवाने का मतलब होता है कि इनको अपनी खुद की भी एसेट्स देखनी पड़ती है कि ये कितना इन्होंने खर्चा कर दिया है या इनके पास कितनी इनकम रह गई है। इसके बाद होता है सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब होता है कि ये एज ए सिक्योरिटी क्या करते हैं आपकी प्रॉपर्टी को लेते हैं, जिसके जरिए वो उस प्रॉपर्टी से क्या कर सके, इंटरेस्ट ले सके, मतलब उससे वो पैसा रिकवर करवा सके और ये अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या करें, मेंटेन कर सके। अब यहाँ पर बात आती है कि एक आपने अभी वर्ड कई बार अभी सुना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है, देखिए कैसे होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कैसे मान लिया था कि हाँ ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। मान लेते हैं कि आपने 1 दिन से लेकर 1 साल तक का पैसा डिले करवा दिया, नहीं दिया, या 2-3 आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो ऐसे केस में क्या हो गया, आप लोग को पेमेंट डिले वाला हो गया, यानी कि सब स्टैंडर्ड एसेट्स हो गए आपकी। मतलब अगर आपने 1 दिन से लेकर 1 साल तक का पैसा नहीं दिया तो उसे क्या बोलते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोलते हैं। या फिर 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर आपने पैसा नहीं दिया तो उसे बोलते हैं डाउटफुल एसेट्स। और तीसरा होता है आप लोग के लिए जब आपने पैसा ही नहीं दिया तो उसे क्या बोलते हैं, लॉस एसेट्स बोलते हैं। तो एनपीए में 3 कैटेगरी बांटी जाती हैं, जिस टाइप से आपने पैसा दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और जान लेते हैं कि एनपीए जो है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर हो जाती है, लोग पैसा अगर मान लीजिए 1-2 अपनी ईएमआई का ना दे पाए, तब क्या होगा। तब सबसे पहला काम होगा आपका पास ड्यू देखा जाएगा कि आपने कब कब ईएमआई नहीं दी। मान लीजिए आपने 2-3 या 4 ईएमआई छोड़ दिया आपने, तो बैंक क्या करेगा, आपको एक लेटर लिखेगा कि आप अपना पेमेंट करवा दीजिए, टाइम पर पेमेंट करिए। अगर मान लेते हैं आपने तब भी नहीं किया तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास चेक बाउंस का इशू हो जाएगा केस। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मतलब सेक्शन 130
38 में क्या होगा, आपके ऊपर केस इशू हो जाएगा। मान लेते हैं केस इशू हो गया और आप बच गए उससे, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये देखा जाएगा कि आपका लोन सिक्योर है या अनसिक्योर है। सिक्योर का मतलब क्या हो गया, सिक्योर का मतलब जैसे गोल्ड लोन हो गया या होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, सिक्योर लोन बोलते हैं। अब क्या करेगी बैंक, अगर सिक्योर लोन है तो आपकी कार उठा के ले जाएगी ठीक है। इसके बाद अगला आता है आप लोग का अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन का मतलब जैसे आपका कोई पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया या स्टूडेंट लोन या मेडिकल बिल हो गया, ऐसे केस में क्या बोलते हैं, उसको अनसिक्योर लोन बोलते हैं। अब देखिए सिक्योर लोन में तो आपका वो मतलब उठा लेगी सामान और बेच देगी जाके, लेकिन अनसिक्योर में तो उसके बाद दिक्कत पड़ गई कि उसके पास आपके पास कोई असेट्स तो है नहीं, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर लीगल नोटिस आपको एक भेजी जाएगी। मतलब जो मनी को रिकवर करने के लिए क्या होगा, लीगल नोटिस आपको एक भेजी जाएगी और आपके पास एक सिविल जो सूट है, मतलब सिविल कोर्ट जो है वो आपके ऊपर फाइल किया जाएगा। अब सिविल कोर्ट के अंदर क्या होता है, सिविल कोर्ट का अगर आपके यानी सिविल सूट आपके ऊपर फाइल हो चुका है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि बैंक ये राइट मांग रही है कोर्ट से कि आपकी असेट्स कोई भी हो वो बैंक क्या कर सकती है, बेचने का अधिकार हो गया बैंक के पास, अगर ये केस हो गया तो ये होता है आप लोग का रिकवरी ऑफ एनपीए। तो एनपीए ना ही हो तो बढ़िया रहता है। इसके बाद अगला आता है आप लोग को डीआईसीजीसी एक्ट। इसके अंदर क्या होता है, देखिए डीआईसीजीसी एक्ट के अंदर क्या होता है कि अगर कोई बैंक, आप ये भी तो सोचिए ना कि कोई बैंक है वो मान लीजिए आपका पैसा लेके कहीं भाग गई या वो आपका पैसा ना दे पाई, ठीक, तो बैंक अगर पैसा नहीं दे पाई तो फिर आपका पैसा तो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस एक्ट के अंदर क्या होता है कि 5 लाख तक का आपको मुआवजा यानी कि 5 लाख तक का आपको रुपए रिकवर हो जाएगा, मिल जाएंगे, ये एक्ट आपको प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। ये एक्ट इसीलिए बना कि अगर कोई भी बैंक पैसा नहीं दे पाती है तो 5 लाख तक का आपको रुपया क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961, ये उसका दूसरा भाई है सरफेसी एक्ट का। इसका भी काफी लंबा नाम है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। इसके भी कुछ फंक्शन है। सबसे पहला है कि ये डिपॉजिटर जो होते हैं, जो पैसा जमा करते हैं, उनका इंटरेस्ट बचा के रखता है, मतलब उनको बचाता है जिससे उनका पैसा जाए नहीं। दूसरा हो गया आप लोग का स्टेबल द फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखिए कोई भी बैंक अगर दिवालिया हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए या बैंकरप्सी पे आ जाए तो फिर ऐसे तो फिर देश का भी नुकसान होगा, इकोनॉमी भी क्रैश होगी। इससे क्या करेगा, ये बचाएगा। इसके बाद अगला आता है आप लोग का प्रमोट बैंकिंग सिस्टम ग्रोथ। अब देखिए बैंकिंग सिस्टम की ग्रोथ को कैसे बढ़ाता है, बैंकिंग सिस्टम को जब वो बचाएगा तो बैंक क्या होगी, फिर से रिकवर करेगी, फिर से अपने लॉसेस को मतलब क्लियर करेगी और बैंक फिर से रिवाइव कर जाएगी। इसके बाद आता है इंक्रीज कॉन्फिडेंस। अब देखिए अगर आपका 5 लाख तक का रुपया जमा है तो फिर आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई हम मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, क्योंकि इस एक्ट के तहत क्या है वो एश्योरिटी है आपको, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या कहता है। देखिए नेगोशिएबल का क्या मतलब होता है, ट्रांसफरेबल, मतलब क्या करता है आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट, मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल का क्या मतलब होता है कि आप ट्रांसफर कर सकते हो और इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट को रिटन फॉर्म में लिख सकते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसके भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है ड्रॉर और ड्रॉय के बीच में। देखिए ड्रॉर कौन होता है, सेलर, और ड्रॉय कौन होता है, बायर। यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब उधार पर सामान को खरीदते हैं। अब उधार पर सामान पर खरीदा है तो कुछ तो गारंटी होनी चाहिए, इसके लिए क्या बना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ने क्या किया, रिटन फॉर्म में है तो उसने लिख दिया कि इतने तारीख को आप इतना पैसा पे कर देंगे, दोनों लोगों ने साइन कर दिया और आपस में ले लिया, ठीक है। ये क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के भी कई सारे फीचर होते हैं। सबसे पहला है मस्ट बी रिटन, मतलब ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए। अब जैसे कोई भी बात को अगर आप उधार पर मान लीजिए आप ले रहे हो तो जाहिर सी बात है कि ना आप लिख के ही दोगे, आप बोल के दोगे तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। इसके बाद अनकंडीशनल, इससे कोई मतलब नहीं कि आप बीमार हो, आप कैसे हो, ये अनकंडीशनल है। अगर तारीख मान लीजिए 25 तारीख को रुपए देने हैं तो 25 तारीख को रुपए देने हैं, ये क्या है, अनकंडीशनल है। इसके बाद आता है मस्ट बी साइन, मतलब दोनों के साइन होने चाहिए, किसके, ड्रॉर यानी कि सेलर और ड्रॉय यानी कि बायर, दोनों के साइन होने चाहिए। इसके बाद है कि जो अमाउंट होना चाहिए या एक्सपायरी होनी चाहिए वो भी स्पेसिफाइड होना चाहिए, मतलब कितने रुपए का है, मतलब ये कितने रुपए का हमको बिल बनाया है हमने, या ये कब तक के लिए है, तो ये वैलिड जैसे 25 तारीख के लिए मान लेते हैं वैलिड है तो ये लिखा होना चाहिए उस पर। अब देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखिए कुछ इस टाइप का दिखता है स्पेसिमेन आप लोग का। अगर आपको ये याद हो जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा बना दीजिएगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये फॉर्मेट है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मान लीजिए आपका कंटेंट नहीं है तो आप इसको बना सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल केसेस में बना सकते हैं। इसके बाद अगला आता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर कई सारी पार्टीज होती है जो आपने आपको अभी बताया। एक होता है ड्रॉर, ड्रॉर का मतलब कौन होता है, सेलर। ड्रॉय, ड्रॉय का मतलब कौन होता है, बायर। और पेई, पेई कौन होता है, थर्ड पर्सन, मतलब
मतलब अगर मान लेते हैं ड्रॉई पैसा नहीं दे पाया, मतलब बाहर पैसा नहीं दे पाया, तो थर्ड पर्सन क्या करेगा, पैसा देगा ड्रॉर को। ठीक, अब इसके बाद आप लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो देख लिया जहां पर ड्रॉर ने इसको क्या करा है, बनाया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है, जब आप सोचिए बायर को भी तो कुछ मतलब अगर मान लीजिए बायर को अपनी तरफ से कोई चीज देनी है तो वो क्या देगा, प्रोमिसरी नोट देगा। प्रोमिसरी नोट का क्या मतलब होता है कि जब वो प्रॉमिस करे कि वो सेट ऑफ अमाउंट उस तारीख को दे देगा, उसे क्या बोलते हैं, प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोमिसरी नोट के भी कुछ यहाँ पर फीचर होते हैं कि ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, प्रोमिसरी नोट का मतलब तो हमने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि जब जो बायर होता है वो अपने मतलब प्रॉमिस को बताए लिख के कि हम इतनी तारीख को हाँ पैसा पे कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये भी रिटन फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा हो गया आप लोग का कि साइंड बाय द मेकर। मेकर का मतलब जो उसको बना रहा है उसके क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए। तीसरा हो जाता है आपका पेई नेम। पेई नेम का मतलब अगर मान लेते हैं मेकर पैसा नहीं दे पाता है तो फिर उसके बिहार पर पैसा कौन देगा, उसका भी नाम लिखा होना चाहिए। इसके बाद स्टाम्प। स्टाम्प का मतलब मोहर लगी होनी चाहिए, तब जाके वो वेरीफाइड होगा। ठीक, अब ये जो आप लोग के प्रोविजरी नोट होते हैं इनके अंदर भी दो पार्टी होती है, एक होता है मेकर और एक होता है पेई। मेकर का मतलब क्या है, मेकर का मतलब जो उस चीज़ को लिख रहा है, और पेई का मतलब अगर मेकर पैसा नहीं दे पाता है तो पेई क्या करेगा, उसका पैसा दे। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग पैसे को, जो हमारा पैसा होता है उसको अगर हम लोग ब्लैक से व्हाइट करने की जब कोशिश करते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, यही सेम चीज़ है कि मेरे पास कोई पैसा है तो उसको हम कैसे भी करके व्हाइट में कन्वर्ट कर दें तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकता है, जैसे कैसीनो, ड्रग्स या ऐसी जगह पर क्या होता है, ये ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर भी इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, मतलब कुछ तरीका होता है इसको करने का। सबसे पहला आप लोग का है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप अपने पैसे को छोटे छोटे अमाउंट में कहीं कहीं जगह पर इन्वेस्ट करते जाएं। दूसरा आ जाता है आप लोग का लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग बार बार उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करें, फिर निकालें, फिर इन्वेस्ट करें, फिर निकालें। अब इससे क्या होगा, उसका ओरिजिन क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा कि वो कहाँ से आया है पैसा। तीसरा आ जाता है आप लोग का ये इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि उसको कैसे भी करके छुपा दिया जाए। कैसे छुपाया जाएगा, जैसे कि कोई असेट्स को खरीद लिया जाए, कोई बिल्डिंग को खरीद लें, कोई मशीन को खरीद लें, ऐसे केस में क्या होगा, वो छुप जाएगा। अब उसका ओरिजिन ही नहीं पता लग रहा है कि कहाँ से मिला। इससे आप लोग मोटिवेट मत होइएगा, ये केवल आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब देखिए जो टाइप्स ऑफ चेक होती हैं वो किसके अंडर में आते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर में आते हैं। ठीक, ये थोड़ा याद रखिएगा, लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब इसके भी कई सारे टाइप होते हैं। एक होता है आपका बियरर चेक। बियरर चेक का मतलब होता है नॉर्मल हम लोगों ने नाम लिखा चेक में, ठीक, काउंटर पे गए, जाके पेमेंट ले लिया, ये कौन है, बियरर चेक होती है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आप लोग का ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक का मतलब होता है कि जिससे देखिए यहाँ पर क्या और बियरर लिखा है, अगर इसको काट दें हम लोग और उस पर्सन का नाम लिख दें जिस पर्सन को हमको देना है, तो क्या होगा, उस पर्सन को पैसा क्या दे दिया जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर चेक बोलते हैं। और ये चीज ऐसे नहीं हो जाएगी, यहाँ पर भी आपका कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड ये देखने के बाद कि आप ही वो पर्सन हो कि नहीं हो, तब जाके आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर चेक मिलेगा। इसके बाद आ जाता है आप लोग का कि क्रॉस अकाउंट पेई चेक। क्रॉस अकाउंट पेई चेक का मतलब होता है कि जब देखिए यहाँ पर क्या लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है अकाउंट पेई ओनली, तो देखिए अकाउंट पे ओनली का मतलब होता है कि उसके डायरेक्ट खाते में पैसे जाएगा, आपको मिलेगा नहीं, खाते में डायरेक्ट पैसे जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस अकाउंट पे चेक बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है आप लोग का ओपन चेक। ओपन चेक जो देखिए ओपन चेक जो होता है उसका दोनों काम कर सकता है, बियरर चेक का भी काम कर सकता है, ऑर्डर चेक का भी काम कर सकता है। आप चाहे तो खाते में पैसे ले लीजिए, आप चाहे काउंटर पर जाके इनकैश कर लीजिए, तो ये क्या होता है, ओपन चेक होता है। ओपन चेक जो होता है वो रिस्की ज्यादा रहता है। अब देखिए इसमें कुछ चीज तय नहीं है ना कि क्या करना है, वो खुद ही तय कर लेगा। जो जिस पर्सन का आप लोग नाम लिखोगे वो खुद ही तय करेगा कि उसको क्या करना है, अकाउंट में पैसा लेना है या इन कैश करना है। तो ऐसे केस में रिस्की हो जाता है, ये कोई डेडिकेटेड नहीं होता है। तो ये चेक तभी के लिए कुछ चुनिंदा लोग को इशू होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में आपकी मम्मी ने चेक फाड़ के आपको दे दिया, तो ये आपको ओपन चेक दे देंगी, क्योंकि आप क्या करोगे, उसको बैंक पे जाके आपका मन करे आप इन कैश करवाओ या फिर आप अपने खाते में डलाओ। इसके बाद अगला आता है आप लोगों का एंडोर्समेंट बिल क्या होता है। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखा था, एक तरह ड्रॉर था, ड्रॉर ने क्या करा था कि ड्रॉई को क्या करा था, क्रेडिट पे माल को बेचा था। एंडोर्समेंट में क्या होगा, एक होगा एंडोसर और एक होता है एंडोर्सी। इसका मतलब क्या होता है, अब अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम कि ड्रॉर ने क्या करा, सेलर को माल को बेच दिया, ठीक। अब ड्रॉर को अपना जो बिल है वो किसी की, मान लीजिए क्रेडिटर है उनका, मान लीजिए जो ड्रॉर है उसको भी कुछ पैसा किसी को उधार देना था, तो उसने क्या कर दिया, यही बिल क्या कर दिया, थमा दिया, किसको, उस क्रेडिटर को। अब वो क्रेडिटर क्या करेगा, वो जो बायर था जिसने सामान खरीदा था इससे उधार में, उसको क्या करेगा, उससे पैसा क्या करेगा, लेगा। तो यानी कि वो कौन होगा, एंडोसर जो क्रेडिटर होगा, और एंडोसी कौन होगा, वो बायर जो उसको क्या करेगा, पैसा देगा। एक तरीके से एक थर्ड पर्सन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया जो क्या करेगा, वो पैसा को अब लेगा, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल बोलते हैं।
इसके बाद अगला आता है आप लोगों का कि डिसऑनर क्या होता है। डिसऑनर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ बिल, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिसऑनर बोलते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आप लोग को ज़्यादा एक्सप्लेन करने में नहीं आएंगे, तो उसे बोलते हैं डिसऑनर बोलते हैं। और अगर मान लेते हैं आ भी जाते हैं तो फिर आप लोग इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को पहले एक्सप्लेन करिएगा और फिर डिसऑनर को एक्सप्लेन करिएगा, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आप लोग का एक्सप्लेनेशन। अब देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 यहाँ पर देखिए क्या कहता है। तो देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो इसी के लिए बना कि सारी बैंक्स को मैनेज करना, चाहे आरबीआई हो, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक हो। इसके भी कुछ यहाँ पर फंक्शन है। सबसे पहला आप लोग का कि ये लाइसेंसिंग देता है। लाइसेंसिंग कौन देता है? देखिए आरबीआई को ये पावर दी गई कि वो सारी बैंक्स को क्या दे सके, लाइसेंस दे सके, उनकी ब्रांचेस के लाइसेंस दे सके। ओके, इसके बाद अगला आता है कि रेगुलेशन। रेगुलेशन के अंदर क्या हुआ कि रेगुलेशन के अंदर इसको चलाने का काम भी किसका रहता है, आरबीआई का रहता है। मतलब सारे वोटिंग को देखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देखना कि कौन कहां पर है, वो सारा काम कौन करेगा, आरबीआई करेगी। तीसरा हो गया आप लोग का सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है, देखना उनकी सारी एक्टिविटीज को, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरविजन बोलते हैं। और चौथा हो गया आप लोग का कि ऑडिट करना। ऑडिट का मतलब होता है कि वहां पर जाना, इन्वेस्टिगेशन करना कि वहां पर क्या चल रहा है बैंक के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑडिटिंग बोलते हैं। अगर ऑडिटिंग ना करें तो फिर बैंक फ्रॉड भी कर सकती हैं। इसके बाद अगला आता है मर्जर एंड लिक्विडेशन। मतलब होता है मर्जर का मतलब होता है जब बैंकें सब आपस में मिलने लगती हैं। जैसे अभी आपने देखा है कि सारी नेशनलाइज बैंक एक में मिल गई, जितनी भी छोटी छोटी बैंक थी वो सब नेशनलाइज बैंक में जाके मिल गई, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से मर्जर हुआ। ठीक है, अब देखिए एक्ट आने का क्या मतलब था, इसका रीजन क्या था कि यहाँ पर कस्टमर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, इसके लिए एक्ट आया। और साथ ही साथ मनी की जो गारंटी होती है उसके लिए भी एक्ट आया, फ्रॉड को रोकने के लिए आया, और जो लिक्विडिटी बैंक के द्वारा कम हो रही थी उसको इम्प्रूव करने के लिए आया। लिक्विडिटी का मतलब बैंक पैसा प्रोवाइड करवा सके अपने कस्टमर्स को। इसके बाद अगला टॉपिक आप लोग का कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड बाय कमर्शियल बैंक। मतलब कि कमर्शियल बैंक उस फंड को, यानी कि जो पैसा होता है उसको कैसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज करती हैं। ठीक है, सबसे पहला आप लोग का लेंडिंग। लेंडिंग का मतलब होता है कि उसको लोन पर देता है बैंक। अब लोन पर कैसे भी दे सकता है, किसी को फंड प्रोवाइड करा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, या होम लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है, बैंक प्रोवाइड कराता है। तो यानी कि लेंडिंग का मतलब क्या है, एक तरीके से कर्जा देता है। इसके बाद अगला आता है कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। इसका मतलब होता है कि जो कमर्शियल बैंक होती हैं वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में क्या करती हैं, पैसा लगाती हैं, या फिर जो कॉर्पोरेट होती है, यानी कि जो आप लोग की प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनके शेयर्स में जाके पैसा लगाएं, उनके बॉन्ड्स में जाके पैसा लगाएं, वहां से पैसा कमा सकती हैं बैंक्स। इसके बाद अगला आता है कि कैश रिजर्व, की उनके पास जो पड़ा हुआ पैसा है पहले से, वो भी उनके डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैश रिजर्व बोलते हैं। या इसके बाद आता है एसएलआर। एसएलआर का मतलब आपको हमने पहले ही बता के रखा है कि जब बैंकों के पास जो आपका पैसा पड़ा हुआ है एज ए रिजर्व, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसएलआर बोलते हैं। पहले देखिए इसके पहले वाला पॉइंट कौन सा था, सीआरआर था, अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी पैसा होगा वो कहाँ पर सेव होगा, आरबीआई के पास सेव होगा सेफली पूरा। जब भी जरूरत पड़ेगी बैंक को मांग लेगी उससे। और एसएलआर का मतलब क्या था आप लोग का, कि जब आपका जो लिक्विडिटी एसेट्स है, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में कैश है, वो कहाँ पर रखा है आप लोग का, कमर्शियल बैंक के पास रखा है। इसके बाद अगला आता है आप लोग का इंटर बैंक लेंडिंग। इसका मतलब होता है कि जब एक बैंक दूसरी बैंक से कुछ समय के लिए, मतलब छोटे समय के लिए पैसा ले ले, तब उसे क्या बोलते हैं, इंटर बैंक लेंडिंग बोलते हैं। अब बैंकों के भी कुछ सिक्योरिटीज होती हैं, तो इसमें देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लोन जो किसको दिया जाए, कंपनी को या गवर्नमेंट को दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड्स बोलते हैं। इसके बाद अगला बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आप लोग को पता ही है, एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट ड्रॉर और ड्रॉय के बीच में। यहाँ पर भी क्या मिलता है आपको, सिक्योरिटी के फॉर्म में आपको बिल्स रिसीवेबल मिलता है, जो बाद में जाके आप उसको जब समय उसका खत्म हो जाता है तब आपको क्या मिलता है, उसका पैसा मिलता है। इसके बाद चेक। चेक का मतलब तो आप लोग को पता है, एक तरीके की सिक्योरिटी होती है, अगर हम किसी को देते हैं तो बाद में हमें क्या कर सकते हैं, उस पैसे को इनकैश कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है आप लोग का ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, यहाँ पर 1 साल या 1 साल से कम के लिए होती है। काम यही रहता है कि आपको डिस्काउंट पर ये दे दिया जाता है। मान लेते हैं कि आपकी ट्रेजरी बिल 2000 रुपये की है, तो 2000 रुपये की ट्रेजरी बिल है, आपको वो दे दिया जाएगा 1700 में ही। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 300 रुपये जो आपको कम पे मिला, बाद में गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको देगी 2000। आपको इश्यू किया, मतलब आपने दिया 1700, बाद में मिलेंगे आपको कितने, 2000। तो यहाँ पर क्या होगा, 300 के फायदे के लिए लोग क्या खरीदते हैं, ट्रेजरी बिल खरीदते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी के जैसे एक चीज है जिसे बोलते हैं कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर का मतलब होता है कि जब शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी को, या एक बैंक से दूसरी बैंक को, ये लोग आपस में क्या करते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन इसमें हाई रेट ऑफ क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ये एक अनसिक्योर होता है। अनसिक्योर का मतलब होता है कि कुछ लिखा नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी बदले में नहीं दी है, कोई चीज गिरवी नहीं रखी है, बट डायरेक्टली क्या कर दिया है, पैसा ले लिया है। ये बड़ी बड़ी रेपुटेटेड कंपनियां ही आपस में करती हैं, जिससे उनकी रेपुटेशन पर फर्क ना पड़े।
अब देखिए बैंक भी और भी तरीके की सर्विस देता है, जैसे बैंक गारंटी हो गई। बैंक गारंटी का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लीजिए हम पैसा ना दे पाए तो ऐसे केस में जो मेरी जो डेडिकेटेड बैंक होगी वो क्या करेगी, उस पैसे को चुकाएगी। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बैंक गारंटी बोलते हैं। बैंक गारंटी के भी कई सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है आप लोगों की फाइनेंशियल गारंटी। क्या होती है फाइनेंशियल गारंटी का मतलब होता है कि जब भी कोई पैसा हमको रीपेमेंट करना होता है, मतलब चुकाना होता है, और अगर हम ना चुका पाए, मतलब कंपनी अगर ना चुका पाती है, तो यहाँ पर कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा। ठीक है। इसके बाद अगला आता है आप लोग का परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी का मतलब होता है मान लीजिए मेरा कोई प्रोजेक्ट है जो हमको कंप्लीट करवाना था, उसमें कोई चीज़ नहीं कंप्लीट हो पाई या रह गई, तो ऐसे केस में जो भी पर्सन है जिसका हमको कॉन्टैक्ट करना था उसको तो लॉस हो गया, तो उसको कंपनसेट करने का काम किसका होगा, बैंक का होगा। ठीक है। इसके बाद अगला आता है बिड बोर्ड गारंटी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप बोली लगा रहे हो, ठीक है, जैसे किसी ने कह दिया 10 करोड़ 15 करोड़ ऐसे मान लीजिए किसी ने बोला, तो यहाँ पर क्या हो गया, जितना अमाउंट उसने बोला है उतना अमाउंट उसको देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपने बिड किया है, मतलब आपने बोली लगाई है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ठीक है। तो बैंक को आपको उतना रुपया वो देना पड़ेगा, या वो भी जो भी विनिंग बेटर होगा, मतलब जिसने भी वो बिड को विन किया होगा, जिसने भी बोली जीती होगी, उसको पैसा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है। ये बेसिकली टेंडर प्रोसेस के बीच के ही ये बात चल रही है। ठीक है। इसके बाद अगला आता है एडवांस पेमेंट गारंटी। अब मान लीजिए आपने सेलर को पैसा दे दिया, कहा कि बाद में ये गुड्स हमको मिल जाना चाहिए। अब मान लीजिए सेलर वो चीज़ नहीं दे पाता है, तो ऐसे केस में बायर को वो पैसा रिफंड करने का काम किसका होगा, बैंक का होगा। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एडवांस पेमेंट गारंटी बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्ज। अब यहाँ पर क्या रहता है कि कुछ चीज़ें बैंक आपसे गिरवी रखवाती है ना, उसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्ज। ठीक है। अब यहाँ पर इसके भी कुछ टाइप होते हैं। अब देखिए लिंक का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से राइट दे देना। किस चीज़ के लिए, अगर मान लेते हैं हमको लोन लेना है, ठीक, तो लोन लेने के लिए हमको कुछ गिरवी रखनी पड़ेगी। अगर मेरे पास वो चीज़ नहीं है गिरवी रखने के लिए, तो मैं जो भी स्टॉक है जिसके बिहार पर हम लोन लेना चाह रहे हैं, हमको वो कुछ स्टॉक को रखना पड़ेगा, जिससे बाद में आके आप क्या कर सको, पेमेंट कर सको। मेरे पास भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए ना, जो हम गिरवी रख के आपको क्या करेंगे, पैसा देंगे। अगर मान लेते हैं इनकेस आप पैसा नहीं दे पाते हो, तो फिर हम चीज़ उसको बेच देंगे और अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। इसके बाद अगला आता है आप लोग का प्लेज। प्लेज का मतलब क्या होता है, प्लेज का मतलब नॉर्मल अगर हिंदी में कहा जाए तो प्रतिज्ञा बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आप जब मूवेबल प्रॉपर्टी बैंक को ट्रांसफर कर देते हो तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेज बोलते हैं। जैसे कि आपने अपने कोई गुड्स को गिरवी रख के पैसा ले लिया, आपने कोई जेवर रख के पैसे ले लिए, या आपने कोई शेयर रख के पैसे ले लिए, ऐसे केस में इसको क्या बोलते हैं, प्लेज बोलते हैं। ठीक है। प्लेज क्या कर देता है, ओनरशिप राइट जो होता है किसको दे देता है, उस पर्सन को जिससे आपने लोन लिया है, मतलब बैंक को। ठीक। इसके बाद अगला आता है आप लोग का मॉर्टेज। मॉर्टेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर वही इसका उल्टा आ गया, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि कोई लैंड हो सकती है, बड़ी बिल्डिंग हो सकती है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप इस चीज़ को गिरवी रख के पैसे भी ले सकते हो, ठीक, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मॉर्टेज बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है आप लोग का असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है कि एक तरीके से जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई रिसीवेबल है, मान लीजिए बिल्स रिसीवेबल है, तो वो मेरी असेट्स है ना, उसको हम गिरवी रख के भी पैसा ले सकते हैं। या मेरी कोई पॉलिसी हो सकती है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसको भी गिरवी रख के क्या कर सकते हैं, हम पैसा ले सकते हैं, क्योंकि इनमें भी हमने पैसा लगाया है ना, तभी तो ये पॉलिसी बनी है। तो बैंक क्या कर सकती है, इससे भी रिकवर कर सकती है। इसके बाद अगला आता है चार्ज बाय एग्रीमेंट। इसका मतलब यहाँ पर ये रहता है कि अगर आप लोग के पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर ये एक और तरीका होता है कि आप लिख के दे दो कि अगर हम ये पैसा नहीं दे पाते तो हमारी कोई भी एसेट्स होती है, उसको बैंक सीज करने का उसके पास राइट होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, चार्ज बाय एग्रीमेंट बोलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आप लोग का जनरल रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। तो देखिए जैसे ही आपका खाता बैंक में आ जाता है, तो फिर बैंक अब यानी कि बैंकर जो फिर अकाउंट को ओपन कर रहा है और कस्टमर जो ओपन करवाना चाह रहा है, ये आपस में क्या होता है, मिल जाते हैं और ये क्या बन जाता है, बीच में एक रिलेशन बन जाता है। ये कई टाइप के रिलेशन रहते हैं, ये एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आता है लोग कि डेटर और क्रेडिटर रिलेशनशिप क्या होती है। तो देखिए जैसे ही आपके खाते में जब पैसा होता है क्रेडिट में, मतलब फायदे में पैसा होता है, तब बैंक आपके लिए क्या हो जाता है, एक तरीके का डेटर हो जाता है और आप क्या हो जाते हो, क्रेडिटर। मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप लोग कि आपने बैंक को एक लोन दे दिया, ठीक है, क्योंकि डेटर और क्रेडिटर का मतलब तो यही होता है। इसके बाद एक और भी होता है इसका रिलेशन कि अगर कस्टमर का बैलेंस डेबिट में है, मतलब कि अगर मेरे खाते का बैलेंस डेबिट में है, तो ऐसे केस में बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, जिसने हमें उधार दिया, और हम क्या हो जाएंगे, डेटर हो जाएंगे बैंक के लिए। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
अगर आपको डेटर और क्रेडिटर का मतलब नहीं पता तो वो भी हम बता दे रहे हैं। डेटर का मतलब होता है कि जिसने पैसे उधार पर लिए, ठीक है, और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिसने पैसे उधार पर दिए, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। यहाँ पर यही चीज को यहाँ पर यूज करा जा रहा है। अगला आ जाता है आप लोग का ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या रहता है कि अगर हम लोग की कोई भी जो वैल्यूएबल एसेट्स होती हैं, या जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, या कोई ज्वेलरी हो गई, या कोई सिक्योरिटीज हो गई, ऐसे केस में क्या होता है कि बैंक उसको अपने पास रखती है सुरक्षित, और हम लोग को क्या करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। तो बैंक क्या हो गई, ट्रस्टी, और हम लोग कौन हो गए, बेनिफिशियरी हो गए, ठीक है। इसके बाद अगला आता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब क्या होता है। देखिए एजेंट का मतलब हमने आपको पहले भी शायद बताया था कि बैंक एज ए एजेंट वर्क करता है, आपके सारे ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है। आप कहते हो इस ट्रांजेक्शन को भेज दो, वो भेज देगा। आप कहोगे रिसीव कर लो, वो रिसीव कर लेगा। मतलब आप कौन है, प्रिंसिपल जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और वो कौन है, एजेंट जो आपके बिहाफ पर काम कर रहा है। इसके बाद अगला आता है बेली एंड बेलर रिलेशनशिप। इसका मतलब यहाँ पर क्या रहता है कि अगर मेरी कोई भी चीज होती है जो हम लॉकर में रखवाते हैं बैंक के पास, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको सुरक्षित रखे, बचा के रखे। यहाँ पर जो बेलर होता है वो कौन होता है, कस्टमर होता है जो रखवा रहा है अपने कोई भी चीज को, और जो बेली होता है वो कौन होता है, आप लोग का बैंक होता है। यहाँ पर बैली नहीं बोल रहे हैं, बेली बोल रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखिए कि ये जो वीडियो अभी आपकी पूरी बनी है ये थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आप लोग को कम से कम इसको 3 से 4 बार देखना है, ठीक। ये हम लोग की आज की वीडियो वन शॉट वीडियो है, इसके अंदर सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गए। थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन गई है, लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर करते जाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।